Namaskar. Well, it's time for our live phone-in program, Doctors Speak. In the next half an hour, our telephone lines will be open. We'll be taking your questions live pertaining to COVID-19 containment. We'll be joined by our eminent panelists of doctors on the show. You can call us, ask your questions. You can also flash your question through our Twitter platform, or for that matter, you can also flash your question on our official Facebook page on DD News. I'm Sakal Bhatt, and with me is my colleague Asim. बहुत बहुत शुक्रिया सकल। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपके तमाम सवाल को लेते हैं जो कोरोना से संबंधित सवाल होते हैं, और जो देश के जाने माने डॉक्टर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं और उन सवालों का वो जवाब देने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही आज बहुत ही दो खास मेहमान, दो बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनूप कुमार, जो कि विभाग अध्यक्ष हैं यूरोलॉजी सफदरजंग अस्पताल से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर MC मिश्रा, जो कि पूर्व निदेशक हैं एम्स के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में, डॉक्टर स्पीक में। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, और सबसे पहला सवाल यही सर कि लगातार टेलीविज़न चैनलों पे और अखबारों में जिस बात का जिक्र पिछले 2-4 दिनों से, एक हफ्ते से हो रहा है कि इसकी कब तक मेडिसिन आ जाएगी, कब तक इसकी वैक्सीन आ जाएगी, और लगातार इसको लेके मुझसे भी कुछ लोग बातें करते हैं और पूछते भी रहते हैं कि सर आप प्रेस में हैं, मीडिया में, आप बताइए कि क्या खबर है, क्या सच्ची खबर है, कब तक इंडिया में वो वैक्सीन आ जाएगी और कब तक हम लोगों को लग जाएगी। इसके हवाले से अगर आप जानकारी देना चाहें सर, क्या कुछ अब तक अपडेट है वैक्सीन को लेकर। डॉक्टर मिश्रा। देखिए, वैक्सीन को लेके जो खबर आ रही है वो सकारात्मक है जी, और उनसे उम्मीद जरूर जगती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि वैक्सीन अभी दिसंबर या जनवरी में आ जाएगी तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी फेज 3 ट्रायल भारत बायोटेक के तो अब शुरू हुए हैं जी, जो हमारी भारत की एक में से महत्वपूर्ण वैक्सीन है, जो ICMR और NIV के सहयोग से बन रही है। उसके अलावा जो ऑक्सफोर्ड और दूसरे एस्ट्राजेनेसिया की जो वैक्सीन है उसका भी फेज 3 ट्रायल चल रहा है, और तीसरी जायडस कैडिला की है, वो भी अभी ट्रायल में ही है। और जो फाइजर की वैक्सीन जिसकी बहुत चर्चा अभी हुई पिछले 2-3 दिन में, उसके कुछ अभी भी वो कहते हैं कि हमारी 90% इफेक्टिव है जी। और जो ये वैक्सीन है वो मैसेंजर RNA एक होता है, उससे बनाई है इन्होंने। ये डेड वायरस से, एटेन्यूएटेड वायरस से नहीं बनाई है, तो ये उस पर निर्भर नहीं है। ये शरीर में जब कर देंगे, इसको डाल देंगे वैक्सीन को, और 3 हफ्ते के अंतर पे 2 डोज लगनी है उसकी, और उसके फिर 3 हफ्ते बाद, दूसरी डोज के 3 हफ्ते बाद फिर असर आना शुरू होगा। ये सब प्रक्रिया में अच्छा, फिर उसका जो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये सामने आया है कि उसकी जो कोल्ड चेन है वो जरा मुश्किल काम है मेंटेन करना, इवन विकसित देशों के लिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कोई उसमें -70 पे उसको प्रिजर्व करना है। उसके मुकाबले जो मॉडर्ना की वैक्सीन है वो ज्यादा एनकरेजिंग लग रही है, जिसमें 2 to 8 डिग्रीज पे कोल्ड चेन मेंटेन की जा सकती है। लेकिन ये भी अभी फेज 3 ट्रायल इनके सबके चल रहे हैं, और इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो इसकी इम्यूनोजेनेसिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, T सेल इम्यूनिटी कितनी बिल्ड होगी ये अभी नहीं पता है किसी का भी। इफेक्टिव है, सेफ है, ये वैक्सीन के बारे में पता चल गया है, चाहे वो स्पुतनिक वैक्सीन रशिया की हो, चाहे हमारी भारत की है, या मॉडर्ना, फाइजर और जो भी जायडस कैडिला की जो वैक्सीन बन रही है। तो एक तो सेफ्टी सबकी इंश्योर्ड हो गई है। फेज 1 एंड फेज 2 ट्रायल लगभग इन सभी वैक्सीन कैंडिडेट के संपूर्ण हो गए हैं। अब जो महत्वपूर्ण सवाल रह जाता है कि डोज कितनी और कितने अंतर पे, और उसके बाद कब इनकी एंटीबॉडी बनेगी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कितनी विकसित होगी, कितने दिन रहेगी, उसके लिए तो फॉलो अप चाहिए। अगर जब तक 6 महीने का भी फॉलो अप नहीं होगा तो ये कहना मुश्किल। इसीलिए जब हम बात करते हैं वैक्सीन की कि जुलाई अगस्त 2021 या 2021 के अंत तक वैक्सीन सक्सेसफुली आ सकती है, लेकिन बहुत जल्दी आएगी तो अप्रैल मई तक आप सोच सकते हैं कि अगर साइमल्टेनियस वैक्सीन उधर फेज 3 ट्रायल के एनालिसिस हुई और साइमल्टेनियसली उसको मैस प्रोडक्शन और मैस यूटिलाइजेशन के लिए लॉन्च किया जाए, और इमरजेंसी कंडीशंस को देखते हुए कोविड की उसको DCGI भारत में या US FDA उसको अप्रूवल दे दे यूज के लिए, क्योंकि सेफ्टी इंश्योर हो गई है, एटलीस्ट नुकसान नहीं है किसी को। तो लेकिन फिर भी
अभी थोड़ा समय है इसमें, और मेरा जो अनुमान है कि मार्च अप्रैल से पहले तो हम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे कि कोई भी वैक्सीन इस अवस्था में होगी कि मैस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में दी जा सके। तो अगले साल तक का इंतजार करना पड़ेगा, मार्च अप्रैल तक बिल्कुल, डॉक्टर यस, मिश्रा। बट यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है डॉक्टर अनूप कि वैक्सीन के आने की अपेक्षा में हमें कॉम्प्लिसेंट नहीं होना है. वी हैव टू कीप दैट इन माइंड. वेल, दैट इज very very essential not to get complacent. And what is the sense, Dr. Anup, that you are getting, vaccine or no vaccine, but at the same time precautions cure infrequent COVID protocol behavior? Winter season, is there any direct correlation between escalation of infections with the weather, especially winter conditions? Yeah, definitely. Now we are facing a steep rise in the number of cases in the last few days, and a lot of factors are contributing to that. Number one is, of course, the winter season. We know this virus survives better in the winter season. Number two, of course, our people have now become very, very complacent, and the COVID appropriate behavior, the one we are advocating since the beginning, people have now started, to become more complacent. They are not following the directions. You go to any market, I have seen many people not wearing masks. There is no distancing. This is the second reason. And number three, of course, the pollution. Our pollution in the Delhi is increasing very rapidly for the last few days. And that has also increased the number of cases because the immunity goes down with the pollution, and especially the patients who have prior lung disease. They become more prone to COVID. So these are three factors which are working right now. But I think the most important factor is our complacency on our behalf. Our government is doing their 200% to make sure that all the guidelines are in place, and they are also implementing them. But if we, the citizens of India, do not follow them properly, then all the effort they will go in vain. So I think this is a very important message, that the COVID appropriate behavior has to be followed all over the country. And as Dr. Mishra has said, vaccine, even if it comes, it will come in the next 4 or 5 months. Still, it will take a long time, so that the 130 crore Indians, they will be vaccinated. It will take a long time. So till then, our social vaccine is only the COVID appropriate behavior, that is the distancing, mask and sanitizer. These are the three things we have to follow, even if the vaccine is in place. बिल्कुल, तो जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथों को धोते रहना, मास्क पहनना, ये जो चीज़ें हैं उसको आपको पालन करना होगा, तभी आप इससे बच सकते हैं. लेकिन डॉक्टर मिश्रा, एक ये भी बातें आ रही हैं, जैसा कि दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन का ये कहना है कि थर्ड वेव जो है वो अब दिल्ली में खासकर अगर बात करूं, वो अब पास हो चुका है वेव, और इसलिए भी हमने जो पीक देखा खासकर दिल्ली जैसे शहर में, वो हमने इसलिए उस वजह से पीक देखा. तो क्या ये माना जाए कि थर्ड वेव दिल्ली में है, रह चुका था, वो पास हो चुका है, और उसका इफेक्ट बाकी शहरों में भी हम ये उम्मीद करें कि ये उसको भी इफेक्ट कर सकता है? हाँ, देखिए, भारत बड़ा देश है. इसके हमारे 28 या 29 राज्य हैं हमारे, और कुछ 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. तो हर एक राज्य का अपना एक पीक आना है, आ चुका है और आना है, बाकी है. दिल्ली में अब चाहे उसको अब थर्ड वेव कह लें, या अभी कोई हमारी फ्लैटनिंग उतनी तो हुई नहीं कि हमारे केसेस कुछ सैकड़ों में आ गए. केसेस की संख्या जरूर कम ज्यादा हो रही है, और वो हमारे, जैसे डॉक्टर अनूप कह रहे हैं, हमारे जो व्यवहार है अपना, हमारे नागरिकों का, सभी देशवासियों का, उसकी वजह से ये बढ़ोतरी देखने में आती है या कम होने में आती है. और दूसरी बात ये कि हमें ये भी देखना है कि दिल्ली में तो टेस्टिंग अभी भी ठीक अच्छे से हो रही है. अब अगर उसमें अभी जैसे आज ही चर्चा हो रही थी कि आपके अगर 60,000 टेस्ट हो रहे हैं, उसमें से कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, फिर अगर आपके टेस्ट ही 30,000 होंगे तो उसमें से कितने पॉजिटिव आएंगे. तो ये हमको कंप्लेसेंसी न ला दे कि हम टेस्ट कम हो और उसमें कम प्रतिशत पॉजिटिव आए. तो वो भी एक ध्यान में रखना है कि जो कमी कई बार दिखने में आती है, वो टेस्ट की संख्या के ऊपर भी निर्भर करता है. वो रियलिस्टिक हो सकता है, ना हो. दिल्ली में हालांकि टेस्टिंग में कहूंगा 2.25 लाख प्रति मिलियन की दर से हुई है जून से, जब होम मिनिस्टर ने मीटिंग की थी सीएम के साथ. कल फिर मीटिंग हुई है. आज दिल्ली गवर्नमेंट ने भी एक सुझाव दिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि
मैरिज गैदरिंग में भी 50 से ज्यादा लोगों को अनुमति न दी जाए। और मैं भी इस बात को बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि मैरिज गैदरिंग को लोग अवॉइड करें, क्योंकि जितने भी इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं वो गैदरिंग्स की वजह से हो रहे हैं। अब दिवाली में लोगों ने छोटी गैदरिंग करी, उनमें भी अगर एक भी जना इन्फेक्शन कैरी कर रहा है तो उसने बाकी लोगों को बांट दिया। वो इसी प्रकार से छोटी छोटी गैदरिंग में, मार्केट में आपने हाल खुद देखा है क्या चल रहा है, कोई मास्क नहीं है, कोई प्रिवेंशन नहीं है, कोई डिस्टेंसिंग नहीं है, और मेट्रो में खूब भीड़ हो रही है। तो इस समय जो हम लोग हैं बहुत वल्नरेबल स्थिति में हैं। अगर लोग नहीं समझेंगे तो उसका खामियाजा लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। वो चाहे फिर सरकार को कोसें, अपने को कोसें, या अस्पताल को कोसें कि साहब बेड नहीं मिला और हमें देखा नहीं गया, तो उसका फिर कोई फायदा नहीं, नुकसान तो आपका हो गया। Sir, government can come up with set guidelines, protocols, have a sort of deterrence for us to follow, but it is, I think, the responsibility of the civil society to protect themselves. I mean, it is an individual choice, isn't it? Absolutely. Yes. Dr. Anup, we are getting this question on the Facebook. Somebody wants to know if open wounds, a crack or something, a small cut or something could be a source of COVID infection. No, actually, as we know, the COVID infection normally travels through the oropharyngeal, the nasopharyngeal route, and therefore, if there is any cut or abrasion in the skins, it will not be a risk factor to get the COVID infection. But one thing is very sure, that if somebody who's COVID positive and he has got the cut and blood secretions are coming through this wound, so that secretions might be carrying the COVID viral particles, because in many studies we have found that COVID virus can be found in many of the body fluids, even in the urine, stools, even other CSF. So if any secretion is coming out from a COVID positive patient, that can be a source of infection. So the advice is, if a patient is COVID positive, you stay away from that person, and that person should be in strict isolation. जी डॉक्टर मिश्रा, ये भी एक बात आ रही है कि जो लोग कोमॉर्बिड स्टेट में हैं, और हम जानते हैं कि दिल्ली में जो हवा की स्थिति है बहुत ही खराब है, देश के बाकी शहरों की भी स्थिति कमोबेश ऐसे ही है। ऐसे में जो एयर पोल्यूशन है वो कोमॉर्बिड पेशेंट जो हैं, जो लोग हैं जो जिस स्टेट में हैं, उनके लिए आप कितना गंभीर खतरा मानते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जो कोई मॉर्बिड ओबेसिटी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, सांस की तकलीफ है किसी को, कोई कैंसर कीमोथेरेपी पे है, कोई किसी का ट्रांसप्लांट हुआ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे है, तो ये जो सारी हमारी पॉपुलेशंस है, बहुत छोटे बच्चे हैं या बहुत बुजुर्ग लोग हैं, तो ये जितने भी इस तरह के हमारे पॉपुलेशन है वो वल्नरेबल एज सच रहते हैं। पोल्यूशन कम हो तो भी वल्नरेबल हैं, और जब पोल्यूशन बढ़ गया तो और ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। अब सर्दियों में आप देखिए हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ जाता है, स्ट्रोक का इंसिडेंस बढ़ जाता है सर्दियों में, दूसरे वायरल इन्फेक्शंस और आ जाते हैं जो मेनिंजाइटिस करते हैं और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स करते हैं, हार्ट पे गलत असर डालते हैं। तो जो लोग हाइपरटेंसिव हैं, ब्लड प्रेशर जिनका ज्यादा रहता है, डायबिटीज है जो अच्छे से कंट्रोल नहीं है, वो बिल्कुल वल्नरेबल ग्रुप है बिकॉज ऑफ कोल्ड वेदर, पोल्यूशन, और अगर उसमें और कोई वायरल इन्फेक्शन भी घुस गया तो देखिए जितने भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे रहते हैं, उनको हर्पीज इन्फेक्शन हो जाता है, ये नोन है, और दूसरे इन्फेक्शंस भी उसमें होते हैं। इनको दे आर प्रोन, किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट दे आर प्रोन फॉर वेरियस वायरल इन्फेक्शंस अदरवाइज आल्सो। सो दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव टू understand, that this patient population has to prevent themselves, protect themselves, remain indoors। अच्छा, दूसरा एक और सर्दियों में क्या हो रहा है, गर्मियों में हम कहते थे भी एसी एनवायरनमेंट में आप मत बैठिए या मत करिए, अब सर्दी आ रही है तो लोग नेचुरली दरवाजे तो नहीं खोल के रखेंगे, खिड़कियां भी बंद कर लेंगे, तो वो वही एनवायरनमेंट पैदा करेगा और कर रहा है जो क्लोज्ड एनवायरनमेंट एसी का होता है। तो ये भी अब लोगों को इसमें अपना देखना है कि खिड़कियां थोड़ी सी कपड़े पहन लें, लेकिन वेंटिलेशन अच्छा रखें, जहां घर में भी और वर्क प्लेस पे भी। ये बहुत महत्वपूर्ण है सर्दियों में खास तौर से। जी
Yes, go ahead. Rasif. और मिश्रा, डॉक्टर मिश्रा, लगातार एक सवाल जो मैं हर प्रोग्राम्स में लोग पूछते हैं फेसबुक के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए, वो सवाल आज फिर से आ रहे हैं और उसमें सर आशीष रंजन है, वो ये जानना चाह रहे हैं कि वो 4 महीने पहले वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, उनको क्या, उनका ये सवाल है, क्या उन्हें फिर से वो री इन्फेक्ट हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो डेटा हमें मिला है उसमें जो इम्यूनिटी डेवलप होनी चाहिए इस इन्फेक्शन के बाद, जो एक किसी को मीजल्स जैसे हो जाता है या चिकन पॉक्स हो जाता है या पहले स्मॉल पॉक्स होता था, तो उसको दोबारा नहीं होता था, वो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देता था वो इन्फेक्शन। लेकिन ये जो वायरल इन्फेक्शन है, खासतौर से आरएनए वायरसेस वाले, ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं और इसीलिए सभी के प्लाज्मा में बराबर से एंटीबॉडीज नहीं मिलती हैं। और इसीलिए प्लाज्मा की जो स्टडी हुई हमारे आईसीएमआर के भी मल्टी सेंटर जो ट्रायल हुआ, उसमें यही आया कि प्लाज्मा थेरेपी इज नॉट ए पेनेसिया, ये हर एक की मदद नहीं करता है ये, क्योंकि एंटीबॉडीज होंगे तभी मदद होगी। इसलिए प्रिवेंशन इनके लिए भी उतना ही आवश्यक है। शॉर्ट टर्म जरूर इनको हो सकता है थोड़ी इम्यूनिटी बनी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के बारे में अभी भी इसमें पूरी तरह से हम लोगों को भी नहीं पता, और इनको पूरे एहतियात लेने चाहिए जैसे ये पहले लेते थे, और इन्फेक्शन होने के बाद भी एहतियात लेना, प्रिकॉशन लेना, मास्क लगाना, डिस्टेंसिंग करना, और जरूरत नहीं हो तो भीड़ में नहीं जाना, ये बहुत आवश्यक रहेगा। If someone is, yes, ये एक डॉक्टर अनूप, क्या ये एक धारणा, ये मिथ है क्या कि अगर आप पहले कोविड पॉजिटिव और एसिम्प्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव रह चुके हैं तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग कोविड इन्फेक्शन अगेन बहुत मिनिमल होता है? वी गेटिंग लॉट ऑफ क्वेरीज फ्रॉम पीपल बाय एंड लार्ज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इन्फेक्शन फॉर द सेकंड और द थर्ड consecutive time. The studies have given us varying results. There have been people who have contacted infection for the second time despite having been COVID positive once. Yeah, definitely. See, as Dr. Mishra has already explained, I want to just further elaborate. See, after getting this infection, we get antibodies in our blood. Now, these antibodies levels, they will vary from patient to patient, depend upon the immunity status of that patient. Suppose a patient is already immunocompromised, so antibodies which will develop in that patient will be very, very low titer. As compared to a normal patient who has a normal immunity, the titers will be too high. So, we have found many of our healthcare workers, doctors, they are getting reinfected after 3 months, 4 months, because it depends upon one more factor is your exposure. What is the exposure to the viral load? If you are staying very close to a very highly positive COVID patient, that means you are working in ICUs, you are working in a close place where the COVID patients are staying, your risk becomes too high. But again, even if for a layman, for a general population, the risk will still remain even if you are in a public place. So we have to follow the precautions. Even if we have become negative after becoming positive, that doesn't mean that we cannot become positive again. And we have to boost up our immunity. Again, I want to emphasize here, you should do all the measures to boost your immunity, because ultimately it's your immunity which is going to protect you. Vaccine, we don't know when it will come and how effective that vaccine will be. The only answer is your body immunity, and therefore you have to follow all the precautions and keep on boosting your immunity. And could you please explain that whole concept of a low viral load? If you have a low viral load, if you're asymptomatic, then other person to contact infection from you, the chances are less. Is it a myth or is it a fact? For asymptomatic transferring infection, that probability is minimum. So again, there are two aspects to this particular issue. We know that 90% of our patients in the Indian population, they were asymptomatic or mildly symptomatic, and still we have got 88 lakhs cases so far. So they are definitely spreading the infection despite having the low viral load. But one thing is very important: if the viral load is too high, or if you are very, very severe, having severe infection, chances of transmission is very high. As you know, that there is a R naught factor. That means how many patients you can transmit infection from one person. That depends upon the viral load, number one, and number two, the immunity of the other person. So if you have a low viral load, definitely the chances of transmitting the infection will be low, but it is still there. And that's why in India, despite 90% of asymptomatic or mild symptomatic, we have got now close to 88 lakhs patients. So definitely you can still transmit, but the possibility will be lower as compared to a severe sick patient who is in the ICU,
who has got severe complication because the viral load is so much that contagiousness will be too high for that patient. And second thing is immunity. And remember, it's the immunity which is preventing you or me from getting the infection. Right. और डॉक्टर मिश्रा, एक टर्म का बार बार बहुत से लोग यूज कर भी रहे हैं और उसके हवाले से एक सवाल ये है कि एक हर्ड इम्यूनिटी की बात आ रही है और बहुत से लोग ये भी कहते और सुनते रहते हैं कि चूंकि हो सकता है कि उनके अंदर भी वो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई होगी, इसलिए भी वो उतना केयर नहीं कर रहे हैं और वो खुलेआम ना मास्क का यूज करते हैं और ना इस तरह के कुछ प्रिवेंशन स्टेप्स हैं वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। इसके बारे में अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, ये हर्ड इम्यूनिटी होती क्या और किस तरह से ये अगर किसी में डेवलप हो गई है या फिर नहीं भी हुई है तो उन्हें क्या उन्हें प्रॉपर फॉलो करना चाहिए कोविड प्रोटोकॉल? So basically, just to add to this, Aseem, is herd immunity basically a community concept or is it an individual concept in terms of immunity? Yeah, I Right? think it's basically a community concept. It is not immunity actually. It's a misnomer, if I may say so. It's a misnomer. There is no immunity in me because of herd, because Okay. others have immunity. How does it work? Let me explain. Suppose, what does vaccination do? Even if you cannot vaccinate all 130 crores citizens of this country, and if you are able to vaccinate about 60 to 70% of individuals across India, it will produce herd immunity. What does it mean? It means there is infection in the community. Now that infection will affect me. If I have got vaccinated or I have got infection and I developed immunity against that infection, I'll no longer will get affected by that infection and I'll no longer transmit that infection. So if 60 to 70% or 80% population gets infection, so then if those people who are immune will get virus again, they will not be able to get the disease and pass on the transmission. But again, if a vulnerable person gets that infection, he will get infected. So Yes. he will not be immune to that. So herd immunity basically means that if the majority population, which comes to about 70%, 60 to 70%, and you will break the chain of transmission. So the chain of transmission is slower, like measles today. If you see in community, there are no outbreaks of measles. We heard some outbreaks somewhere, but it happens occasionally, those outbreaks. Smaller contained outbreaks of measles can happen. But there are no widespread outbreaks of measles infection, although measles infection is 18 to 20 times more infectious than COVID. Okay, okay. Important to understand point. that. So why we are not getting measles? Because we have now developed immunity. Majority population, all of us are vaccinated against measles, and we carry those antibodies, so we don't get that infection. So if I don't get that infection, I cannot pass on to anybody else. So that is what herd immunity means. Herd immunity is nothing. It's a misnomer. It's not actually immunity. It is immunity because of either infection which has happened before or because of vaccination. Okay. तो बहुत से लोगों के मन में ये मिथ था कहीं ना कहीं सकल की हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है इसलिए वो परवाह नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है कि जब तक कि वैक्सीन नहीं आई है, एंड ऑफ द डे यही बात आपको समझनी चाहिए कि जब तक कि वैक्सीन नहीं आई है तब तक आपको जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, मुश्किल से 3 चीजें हैं, उसको आप फॉलो करते रहिए। अपने हाथों को धोते रहिए, मास्क पहनते रहिए और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको पालन करते रहिए, तो इस बीमारी से, कोविड से आप बच सकते हैं। यही बॉटम लाइन है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एम सी मिश्रा इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर अनूप कुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सकल। And as always, as we wrap up, a polite reminder, don't get complacent, frequent hand washing, social distancing, absolute important, and most importantly, masking. Mask up India. Namaskar. नमस्कार।